नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर का पार्ट 12। इससे पहले 11 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, प्लीज़ प्लीज़ देख लें। अभी आने वाला UPPCL JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 276 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 275 तक हो चुका है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इन डैश टाइप वाइंडिंग पार्ट ऑफ हाई एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग अल्टरनेट अलोंग द हाइट ऑफ द लीम। बोल रहा है कि किस तरह के वाइंडिंग में जो लीम्ब के साथ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग अल्टरनेट लगा रहता है। मतलब पहले मान लीजिए हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। मतलब एक के बाद एक, ठीक ना। मतलब पहले एक के बाद एक, ये इसको लीम बोलेंगे। मतलब जब ट्रांसफार्मर का हम लोग डायग्राम बनाएंगे कोर का, तो ये लीम होता है, ठीक ना। तो सैंडविच टाइप का जो वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग अल्टरनेट होता है लीम के साथ, इसको लीम बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा डैश में हो जाएगा लीम, ये सॉरी सैंडविच टाइप। क्योंकि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड होता है, फिर मसाला होता है, फिर एक ब्रेड होता है। तो अल्टरनेट ब्रेड है, देखिए पहले ब्रेड फिर मसाला फिर ब्रेड, इसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं, मतलब एक छोड़कर एक। तो सैंडविच टाइप का जो बाइंडिंग होता है उसमें भी यही स्ट्रक्चर होता है सैंडविच जैसा। तो हमारा आंसर डैश में हो जाएगा 276 का सैंडविच, ठीक ना, सैंडविच। अब 277 सवाल देखिए क्या पूछा, इन सैंडविच टाइप वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स इज लेस देन डैश टाइप ऑफ वाइंडिंग। तो बोल रहा है कि सैंडविच टाइप का जो वाइंडिंग है उसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है वो किस वाइंडिंग के तुलना में कम होता है, ठीक है। तो हमारा जो सिलिंड्रिकल वाइंडिंग होता है, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, उसमें क्या होता है सैंडविच टाइप का वाइंडिंग से, तो उसमें सैंडविच टाइप का वाइंडिंग से ज़्यादा लीकेज फ्लक्स होता है। मतलब जो सैंडविच टाइप वाइंडिंग है उसमें कम लीकेज फ्लक्स होता है एज कम्पेयर टू सिलिंड्रिकल। तो वही सवाल पूछ रहा है कि सैंडविच टाइप का वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स होता है वो किसके तुलना में कम होता है, तो सिलिंड्रिकल वाइंडिंग के तुलना में कम होता है। तो यहाँ 277 का हो जाएगा सिलिंड्रिकल, ठीक। अब 278 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, नीड ऑफ एलुबरेट, तो इलाबरेट कूलिंग बिकम्स मोर एज द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम्स। तो बोल रहा है कि हम लोग जो कूलिंग प्रोवाइड करवाएंगे, अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर हाई होगा ना, तो कूलिंग भी इलाबरेट हो जाएगा, मतलब जटिल हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कूलिंग करना कठिन हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं कि अगर क्या करेंगे हम ट्रांसफार्मर का रेटिंग में कि हमारा जो कूलिंग जो है वो ज़्यादा जटिल हो जाए। तो हम लोग अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग बढ़ाएंगे ना तो कूलिंग जो है वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डैश में हमारा आंसर हो जाएगा 278 में हाई, कि अगर रेटिंग ट्रांसफार्मर का बढ़ाएंगे तो हमारा जो कूलिंग का प्रोसेस है, जो कूलिंग ज़रूरत होता है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, वो कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब 279 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 279 का सवाल है कि, तो 279 सवाल पूछ रहा है कि स्लजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑन द कूलिंग सरफेस डैश इट्स कूलिंग कैपेसिटी। मतलब बोल रहा है कि अगर गाद बैठ जाए ट्रांसफार्मर का ऑयल में, अगर गाद बैठ जाए या कीचड़ बैठ जाए, मतलब जैसे सरसों का तेल होता है बहुत दिन तक रख दीजिएगा तो उसमें गाद बैठ जाता है, देखिएगा सरसों का तेल में। तो उसी तरह क्या होता है ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसमें भी गाद बैठ जाता है, ठीक ना। तो उससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल का यूज ही हम लोग कर रहे हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए। अब हम लोग कूलिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हमको फ्रेश ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर उस ऑयल में गाद बैठ जाए तो उस ऑयल का एफिशिएंसी जो है ना घट जाएगा, मतलब वो कूलिंग कम प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो वही सवाल पूछ रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल में स्लजिंग हो जाए, मतलब गाद बैठ जाए उसका ब्लैंकेटिंग इफेक्ट के कारण, ठीक ना, ऑन द कूलिंग सरफेस, मतलब कूलिंग सरफेस में जो ब्लैंकेटिंग इफेक्ट होता है उस कारण से क्या होता है ट्रांसफार्मर का ऑयल में गाद बैठ जाता है। तो बोल रहा है कि डैश इट्स कूलिंग कैपेसिटी, तो इसका क्या होगा रेड्यूस हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा इसका कूलिंग कैपेसिटी। मतलब किसी भी चीज़ में गाद बैठ जाने से, जैसे सरसों का तेल में गाद बैठ जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, गंद मारेगा, तो उसका इसका मतलब कैपेसिटी या जो इफेक्ट था वो घट गया। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर का ऑयल में भी अगर गाद बैठ जाए ना तो उसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 279 का रिड्यूस। अब 278 का 280 नंबर सवाल है क्या पूछ रहा है, 280 का,
ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी वैक्स फ्री टू इंश्योर दैट transformer oil should be wax free to ensure that it does not solidify at death temperature। बोल रहा है कि बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल अगर वैक्स फ्री हो, वैक्स मतलब वही गाद जैसा ही, मतलब मोम। ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि जब वो ज़्यादा ठंडा होगा तो मोम जैसा उसका आकृति होने लगता है, मतलब गाद बैठने लगता है, ये बोल सकते हैं हम लोग, मतलब कड़ा सॉलिड होने लगता है ऑयल, ठीक ना। तो अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो वैक्स फ्री है, मतलब सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि इट डज नॉट सॉलिडिफाई। हम लोग को इंश्योर होता है, मतलब हम लोग जान जाते हैं कि वो जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो लो टेम्परेचर में सॉलिडिफाई मतलब कठोर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 280 का आंसर। तो 280 का आंसर हो जाएगा हमारा लो टेम्परेचर, ठीक ना। तो हमारा 280 का क्या हो जाएगा, लो। लो टेम्परेचर में क्या होगा, वैक्स नहीं होगा, ठीक ना, मतलब इस कठोर नहीं होगा अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल वैक्स फ्री है तो। अब 281 देखिए सवाल क्या पूछा है, इन ए ट्रांसफार्मर गिवन वोल्टेज रेटिंग ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। बोल रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर जो है वो गिवन वोल्टेज रेटिंग, मतलब उसका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, अगर अगर हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे या बढ़ा देंगे, तो आगे देख लेते हैं सवाल क्या है। डैश विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। तो अगर हम लोग मतलब मान लीजिए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है और इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा 281 का होगा लेस, ठीक। अब 282 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑफ गिवन रेटिंग एंड गिवन अप्लाइड वोल्टेज, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न विल बी रिक्वायर्ड आयरन कोर ऑफ डैश क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोल रहा है कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का यदि हम लोग टर्न बढ़ा दें, मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है इसका नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, मतलब ये इसको टर्न बोलते हैं, ठीक। अगर ये बढ़ा दें तो जो हमारा आयरन का रिक्वायरमेंट हो रहा था कोर के लिए उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग टर्न को बढ़ाएंगे ना तो ट्रांसफार्मर का कोर का एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और शुरुआत में बोला है कि हम लोग का ट्रांसफार्मर दिया हुआ जिसका रेटिंग और गिवन वोल्ट, मतलब जिसका वोल्टेज और ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है, और उसका अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो जो हम लोग का आयरन का कोर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रिक्वायरमेंट था वो क्या होगा, तो वो घट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 282 का आंसर हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक। अब 283 नंबर सवाल देखिए, जैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो साइज क्या, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो साइज हमारा घट जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी है, ठीक है। कि टर्न को बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज भी घटेगा क्योंकि कोर का रिक्वायरमेंट घट रहा है, एरिया घट रहा है, ठीक। अब देखिए 283 नंबर सवाल पूछ रहा है कि वेयर फ्लक्स वेव इज फ्लैट। बोल रहा है कि जो फ्लक्स का वेव फॉर्म है वो फ्लैट है, हाँ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, तो ईएमएफ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लैट मतलब कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। तो ईएमएफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो डी, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो हो ही नहीं रहा है इस वेव फॉर्म में। रेट ऑफ चेंज उस तब होगा जब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव जाएगा। यहाँ तो एक ही डायरेक्शन में और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू हमारा जीरो आता है, तो ईएमएफ क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 283 का 283 का आंसर क्या हो जाएगा, 283 का हो जाएगा जीरो, ठीक। अब 284 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। द ऑर्डिनरी एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज हायर फॉर लोअर पावर फैक्टर लोड्स। बोल रहा है कि बोल रहा है कि जो ऑर्डिनरी एफिशिएंसी होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर का हाई होगा अगर पावर फैक्टर जो है लोड का लो हो। तो अगर पावर फैक्टर लोड का अगर लो होगा ना तो लैगिंग लोड हो जाता है, तो उस टाइम में ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी इंक्रीज या हाई नहीं होता है, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा 284 का नो। अब 285 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। 285 नंबर सवाल है, फॉर सेम वोल्टेज रेशियो एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी लोड्स करंट, for same voltage ratio and primary and secondary load currents, an auto transformer is more efficient than a conventional two winding transformer। तो देखिए बोल रहा है कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसका जितना वोल्टेज रेशियो है उसका भी उतना है,
इसका प्राइमरी और सेकेंडरी करंट जितना है इसका भी उतना है। तो बोल रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर मोर एफिशिएंट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर जो है मोर एफिशिएंट होगा अगर सेम रेटिंग का है सब चीज़ तो ठीक। तो 285 का हमारा आंसर क्या होगा। तो 250 तो हमको यहाँ पे यस या नो में सवाल जवाब देना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर इज मोर एफिशिएंट देन कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उस ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो मोर एफिशिएंट होगा, मतलब ज़्यादा लाभदायक होगा। तो हमारा आंसर होगा 285 का यस। ठीक। अब 286 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा है। If voltage ratio of two single phase transformer connected in parallel are unequal। बोल रहा है कि जो वोल्टेज का रेशियो है टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल में कनेक्टेड है, दो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का है और वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ठीक, आर अनइक्वल। बोलता है कि वोल्टेज रेशियो दोनों का अनइक्वल है, इट लीड्स टू अनइक्वल लोडिंग ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स। तो बोल रहा है कि दो ट्रांसफार्मर है ठीक, हाँ जी ये एक ट्रांसफार्मर है और एक ट्रांसफार्मर दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। अब इसका वोल्टेज रेशियो दोनों का अलग अलग है, तो क्या होगा जो लोड को शेयर करेगा ना तो अनइक्वल लोड शेयरिंग करेगा लोग दोनों ट्रांसफर मिल के ठीक ना, क्योंकि इसका वोल्टेज रेशियो अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि इट लीड्स टू अनइक्वल लोडिंग ऑफ द टू ट्रांसफार्मर। तो ये हो जाएगा हमारा कि ये अनइक्वल लोडिंग करेगा दोनों ट्रांसफार्मर। तो 286 का हो जाएगा यस कि ये लोग दोनों अनइक्वल लोडिंग करेगा ठीक ना। अब 287 नंबर देखिए सवाल क्या पूछा है। ए ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर में बी पैरेलल विथ डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर बट नॉट विथ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर ठीक। बोल रहा है कि ओपन 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 डेल्टा ट्रांसफार्मर जो है उसको हम लोग पैरेलल कर सकते हैं डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर के साथ, लेकिन हम लोग डेल्टा स्टार के साथ इसको पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। मतलब इस ट्रांसफार्मर को हम लोग डेल्टा डेल्टा के साथ जोड़ सकते हैं ठीक, लेकिन हम लोग इसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो क्या ये सही है या गलत है। तो 287 का हमारा आंसर हो जाएगा यस कि हम लोग अपन डेल्टा को डेल्टा डेल्टा से कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलली, पैरेलल ऑपरेशन करवाना हो लेकिन इसके साथ नहीं कर सकते ठीक। तो हमारा हो जाएगा सही है स्टेटमेंट ठीक है। अब 288 नंबर सवाल पूछ रहा है द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इंक्रीज एज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अप्रोचेस यूनिटी या यूनिट्स। मतलब बोल रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो जाएगा अगर हम लोग के का वैल्यू जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसका वैल्यू अगर 1 कर दें। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा सही है कि अगर के का वैल्यू नियर यूनिटी की ओर जाएगा ना तो हमारा जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा ठीक। उसके बाद 289 का सवाल देख लेते क्या बोल रहे हैं। इन आइडियल ट्रांसफार्मर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस होता ही नहीं है, तो अगर ये एनर्जी को स्टोर करेगा बहुत ज़्यादा तो लॉस ही होगा ना। तो आइडियल का केस में ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं होगा एनर्जी का, मतलब जितना हम लोग डालेंगे वो टोटल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आइडियल का मतलब ये होता है कि विदाउट लॉस ठीक। तो हमारे यहाँ पे जो बोल रहा है कि आइडियल ट्रांसफार्मर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आइडियल ट्रांसफार्मर स्टोर नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा नो ठीक, स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब 289 हो गया, 290 देख लेते हैं। 290 का सवाल है हमारा द ऑल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली फेयरली हाई डिस्पाइट ओकेजनल लो पावर फैक्टर एंड पीरियड ऑफ रिलेटिवली लाइट यूज। बोल रहा है कि जो ऑल्ड एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर का वो आमतौर पर कभी कभी संयोग से लो पावर फैक्टर के लिए लो पावर फैक्टर देता है और उसका पीरियड जो होता है रिलेटिवली लाइट यूज, मतलब हम लोग तभी कम यूज करते हैं उसका ठीक ना। तो क्या ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मतलब जिस टाइम पे लो पावर फैक्टर रहेगा ओकेजनली मतलब कभी संयोग से, तो हम लोग जो उस ऑल्ड एफिशिएंसी को है ना कम यूज करेंगे, मतलब लाइटली रिलेटिवली लाइट यूज करेंगे ठीक ना, मतलब कम यूज करेंगे। तो क्या सही है तो होगा हमारा यस। तो 290 का हो जाएगा यस। अब 291 का सवाल पूछ रहा है द ट्रांसफार्मर टैंक आर यूजुअली मेड ऑफ। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो टैंक है किसके द्वारा बना होता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है ना वो माइल्ड स्टील से बना होता है ठीक ना।
तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है वो माइल्ड स्टील से बना होता है, तो 291 का हो जाएगा माइल्ड स्टील। और उसके बाद 292 का सवाल है, इन केस ऑफ द मेजर फॉल्ट ए बुकोज रिले डैश द ट्रांसफार्मर सप्लाई मेंस। इन केस ऑफ मेजर फॉल्ट ए बुकोज रिले डैश। तो बोल रहा है कि जो जब मेजर फॉल्ट होता है तो बुकोज रिले क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से, ठीक ना। तो 292 का हो जाएगा। बुकोज रिले का काम क्या है, जब ऑयल में किसी तरह का फॉल्ट आना चालू हो जाता है ना, ऑयल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो क्या होता है उसका डायमैग्नेटिक जो होता है, तो उस टाइम पे वो क्या होता है, तो उस टाइम ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होने लगता है और ऑयल से करंट फ्लो होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर ऑयल से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब ऑयल से, तो ऑयल शॉर्ट सर्किट करने लगेगा, अगर पूरा ट्रांसफार्मर को जला देगा। तो जब तो बुकोज रिले का काम क्या होता है कि अगर कभी फॉल्ट आ रहा है अंदर, तो मेजर फॉल्ट, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है, तो उस टाइम क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा रिले, बुकोज रिले डिस्कनेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो 292 का हो जाएगा डिस्कनेक्ट, ठीक। 293 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द बर्डन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। तो जो है ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो बर्डन है उसको हम लोग आमतौर पर किससे दर्शाते हैं, वोल्ट एम्पियर से, ठीक। जो ट्रांसफार्मर में, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में बर्डन आता है उसको हम लोग वोल्ट एम्पियर से दर्शाते हैं, ठीक है, वोल्ट एम्पियर से। उसके बाद तो 293 का हो गया वोल्ट एम्पियर। 294 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द थर्ड वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर इफ प्रोवाइड इज नोन एज डैश वाइंडिंग। तो अगर तीसरा वाइंड देखो, पहला को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरा को बोलते हैं टर्शियरी, ठीक ना। तो अगर हम लोग तीसरा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड किया ना तो उसको टर्शियरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो हमारा 294 का सवाल हो जाएगा टर्शियरी, ठीक है, TER, टर, TIARY, टर्शियरी, ठीक ना। उसके बाद 295 सवाल पूछ रहा था, रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा किस में एक्सप्रेस होता है, KVA रेटिंग में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 295 का KVA। ये तो बता चुके हैं बहुत बार। और देखिए जो डिस्कस करने लायक होगा उसी को करना सिर्फ डिस्कस में, तो फिर वीडियो बड़ा होता जाता है, ठीक ना। अब 296 का सवाल पूछ रहा है, ए ट्रांसफार्मर हैज़ नो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होता, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हो जाएगा हमारा यस। तो 290 हमारा 296 का आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्योंकि ट्रांसफार्मर में देखिए फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस कहाँ होता है, जहाँ पे कोई मूविंग पार्ट होगा वहीं पे फ्रिक्शन लॉस होगा। तो ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक डिवाइस में से कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं, जनरेटर मोटर में है। और फ्रिक्स और उसका विंडेज लॉस कहाँ होता है, तो जो एयर गैप होता है जहाँ पे मूव कर रहा होता है कोई शाफ्ट, उसके आसपास थोड़ा सा एयर गैप रहता है, वहीं पे हमारा विंडेज लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है जो लॉस करवाएगा, तो होगा नो। अब देखिए 297 का सवाल क्या पूछ रहा है, आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हैज़ लो वोल्टेज एंड हाई करंट आउटपुट। तो 297 का आंसर हो जाएगा यस। देखिए वेल्डिंग जहाँ पे होता है ना वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे कुछ किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग ग्रिल बनवाते हैं कहीं भी, वेल्डिंग का कोई भी शॉप है वहाँ पे जाके देखिएगा, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रहता है जिसके सहायता से वो लोग वेल्डिंग करते हैं। तो उस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, वोल्टेज बहुत कम होता है और उसका करंट बहुत ज़्यादा होता है जो पिघलाने का काम करता है उस वायर रॉड को। तो उसमें उसमें तो हम लोग छुएंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं मारता, क्योंकि वोल्ट मतलब हम लोग को शॉर्ट नहीं मारता क्योंकि वोल्टेज बहुत ही कम है। जैसे 12 वोल्ट का बैटरी को आप छुइएगा तो शॉर्ट मारेगा आपको, कोई करंट नहीं मारेगा। वही अगर आप 500 वोल्ट का बैटरी को छुइएगा तो आपको शॉर्ट मारेगा। उसी प्रकार होता है, अगर वोल्टेज को कम कर देंगे तो आपको शॉर्ट नहीं मारेगा, छुइएगा भी। तो वेल्डिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है कि उसका वोल्टेज बहुत लो होता है और उसका करंट जो होता है, आउटपुट का जो करंट का रेटिंग होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है ना गलत है? तो 297 का हो जाएगा यस, सही है, ठीक। अब 298 सवाल क्या पूछ रहा है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर फाइंड इट्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन एक्सटेंसिवली एज वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस। बोल रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका हम लोग बड़े पैमाने पर वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि हमको जहाँ पे वोल्टेज को वेरिएबल बनाना होता है ना वहीं पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक मूविंग, ये हमारा सेकेंड आउटपुट पार्ट होता है, ये मूवेबल होता है। इसको जैसे ऊपर की ओर मूव करेंगे तो वोल्टेज आउटपुट पे बढ़ता जाएगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है।
तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज ही होता है कि वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट पे हमको लाना कहीं पे हो, तो लैब में ज़्यादातर देखिएगा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो आंसर ये स्टेटमेंट हो जाएगा यस, कि बड़े पैमाने पर हम लोग वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस के रूप में यूज करते हैं किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब 299 का आंसर क्या है, सवाल क्या है देखिए, ए लो फ्रीक्वेंसी डैश लेमिनेशन कैन बी यूज। अगर फ्रीक्वेंसी लो है ना, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लो है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो लेमिनेशन यूज करेंगे, हम लोग वहाँ पे लेमिनेशन जो यूज करेंगे वो थिकर लेमिनेशन यूज करेंगे, मतलब पतला वाला थिकर लेमिनेशन, ठीक। तो हम लोग वहाँ पे कौन सा थिकर वाला लेमिनेशन यूज करेंगे, मतलब मोटा वाला, वो सॉरी पतला बोल दिया आपको, थीन मतलब पतला होता है, सुन, थीन मतलब होता है पतला। तो थिकर लेमिनेशन, अगर फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो हम लोग को मोटा, हम लोग को लेमिनेट यूज करना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो पतला हम लोग थीन वाला लेमिनेशन यूज करेंगे, ठीक ना। तो वो सारा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक, कि कैसा लेमिनेशन यूज करना है, क्योंकि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंडेंट है। एडी करंट हमारा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे करेगा और हिस्टैरिसीस लॉस है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग को थिक और थीन इसी पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक ना, कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मोटा वाला लेमिनेशन, तो हमारा थिकर होगा, ठीक ना। तो 299 का आंसर हो जाएगा थिकर। अब हमारा 300 वाला सवाल है, क्या पूछा, बूस्टर ट्रांसफार्मर सेट कंसिस्ट ऑफ एन डैश ट्रांसफार्मर। तो जो बूस्टर ट्रांसफार्मर का सेट जो बना होता है वो हमारा एक्साइटिंग ट्रांसफार्मर से बना होता है, ठीक ना, जो बूस्टर ट्रांसफार्मर। तो आज यहीं तक, और हमारे अब आज ट्रांसफार्मर का सारा सवाल ख़त्म हो गया, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि एसी मोटर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एसी मोटर छूटा हुआ है हमारा मशीन में। इसके बाद पूरा का पूरा मशीन चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, और हर एक एग्ज़ाम में मशीन से 10 से 14 के भी सवाल आता रहता है। और अगर 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा हो, ओनली टेक्निकल 100 पूछा जाएगा, तो वहाँ पे तो 20-25 सवाल तो कभी कभी मशीन से ही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए सारा सीरीज एकदम ध्यान से देखें और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप 2-4 पार्ट देखिएगा, उसके बाद 5-6 पार्ट आपका खुद बनेगा। तो आपको फांकी नहीं मारना है, ठीक है, आराम से देखना है, और किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले स्पीड बढ़ा के आपको रिवाइज कर लेना, देखिएगा कितना अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, सारा एग्ज़ाम निकलेगा आपका। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी से जुड़ सके, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।